मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रूसो का सामाजिक समझौता। इससे पहले हम हॉब्स और लॉक दोनों की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देख चुके हैं। आज हम रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देखेंगे। रूसो की पुस्तक है सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उस पुस्तक में रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का प्रतिपादन किया है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, रूसो ने भी अपना चिंतन मानव स्वभाव के चिंतन से ही प्रारंभ किया है और मानव स्वभाव के बारे में रूसो के जो विचार हैं वो उन दो निबंधों में मिलते हैं जो उसने डिज़ाइन की अकादमी के लिए लिखे थे। रूसो की विचारधारा हॉब्स और लॉक दोनों से बिल्कुल अलग है। हॉब्स में हमने देखा था कि हॉब्स ने ये माना कि मानव एक स्वार्थी प्राणी है, झगड़ालू है, और लॉक में हमने ये देखा कि लॉक ने ये कहा था कि व्यक्ति बहुत सामाजिक प्राणी है, सहयोगी प्राणी है, प्रेम, दया, ये सब भावनाएं उसमें पाई जाती हैं। रूसो का जो वर्णन है वो हॉब्स और लॉक दोनों से अलग है। देखिए, रूसो क्या कहता है। रूसो ने पहली बात ये कही है कि प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों का जीवन बुद्धि द्वारा चालित नहीं था बल्कि भावनाओं द्वारा चालित था। रूसो ने ये कहा है कि व्यक्ति का जो जीवन है बेसिकली वो विवेक से चालित नहीं होता। व्यक्ति का जीवन संचालित होता है भावनाओं से। और उसने कहा कि व्यक्ति में दो भाव थे मुख्य रूप से। पहला भाव माना है आत्मरक्षा, खुद की रक्षा करना, और सुख की प्रवृत्ति। और दूसरा भाव माना है उसने दया। दूसरी बात वो कहता है कि आदिम मनुष्य का स्वभाव पशु तुल्य, निष्पाप और स्वाभाविक रूप से निर्दोष था। वो ये मानता है कि जो व्यक्ति का स्वभाव है बेसिकली वो पशु के समान है, कि निष्पाप है और निर्दोष है। वह नैतिकता के विचारों से रहित और सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। अब देखिए, वो कह रहा है कि जो व्यक्ति का स्वभाव है बेसिकली वो कैसा है, नैतिकता के विचारों से रहित, कि व्यक्ति ये नहीं जानता कि क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है। वो सिर्फ भावनाओं से काम लेता है। भावनाओं से काम लेने वाला एक बुद्धिहीन प्राणी है। वह एक आदर्श बर्बर था। एक शब्द रूसो ने काम में लिया है। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य को आदर्श बर्बर कहा है। आदर्श बर्बर अर्थात कि वो बर्बर था। बर्बर किस रूप में, कि पशु के समान है, नैतिकता क्या है वो नहीं जानता, लेकिन वो आदर्श है। आदर्श क्यों है? क्योंकि वो निष्पाप है, उसमें सभ्य मनुष्यों वाले दुर्गुण नहीं है, वो निर्दोष है। तो रूसो बेसिकली मानता है कि व्यक्ति बुद्धि से चालित नहीं होता है, व्यक्ति भावनाओं से चालित होता है। और वो ये कहता है कि व्यक्ति पशु तुल्य था, निष्पाप था, निर्दोष था, नैतिकता को नहीं जानता था, विवेक नहीं था उसके पास, वो भावनाओं से काम लेने वाला व्यक्ति था। और उसने शब्द काम में लिया है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एक आदर्श बर्बर था। अब प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? रूसो ने भी प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है। रूसो का ये कहना है कि जो प्राकृतिक अवस्था थी, देखिए यहाँ भी हम इस चीज को क्लियर करती हूँ मैं आपको, कि रूसो की जो प्राकृतिक अवस्था थी न तो वो हॉब्स के जैसी है न वो लॉक के जैसी है। हॉब्स में हमने देखा था कि सभी का सभी के साथ संघर्ष, और लॉक में हमने देखा शांति, संपन्नता, सहयोग। तो न तो ये हॉब्स जैसी प्राकृतिक अवस्था है न लॉक जैसी। अब ये प्राकृतिक अवस्था कैसी है? देखिए, ये प्राकृतिक अवस्था ऐसी थी जिसमें कि व्यक्ति पशु जैसा अकेला जीवन बिताता था। रूसो का ये मानना है कि ये जो प्राकृतिक अवस्था थी ये वर्तमान मनुष्य की सभ्य सामाजिक अवस्था से कहीं अधिक अच्छी थी। ऐसा क्यों माना है? देखिए, उसने वो ये कहता है कि प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। पहली चीज, आदिम मनुष्य एकाकी और जंगली जीवन बिताता था। जो मनुष्य था अकेला रहता था
और जानवरों के समान जंगली जीवन बिताया करता था। उसकी इच्छाएं और आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। व्यक्ति की ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी, ज़्यादा आवश्यकताएं नहीं थी। वह पूर्णतया स्वतंत्र, संतुष्ट और सुखी था। देखिए, रूसो कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति कैसा था? स्वतंत्र था। वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करता था। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे शासन नहीं करता था। स्वतंत्र था व्यक्ति। संतुष्ट था। संतुष्ट क्यों था? इच्छाएं कम थी, आवश्यकताएं कम थी, और सुखी था। सुखी किस दृष्टि से भी था? सुखी इस तरह भी था कि हर व्यक्ति समान माना जाता था। प्रत्येक मनुष्य अन्य के समान था। छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। उसका ना कोई निश्चित घर था, ना ही कोई चिंता। यह प्राकृतिक अवस्था जंगलीपन की अवस्था अवश्य थी, पर वह उत्कृष्ट जंगली था। देखिए, रूसो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जो जीवन था, अकेला जीवन था। पशु के जैसा अकेला जीवन व्यक्ति बिताता था। उत्कृष्ट जंगली, वो कहता है, आदर्श बर्बर जंगली जीवन बिताता था। लेकिन पशुओं की तरह ही उसका कोई घर नहीं था, कोई निश्चित घर नहीं था उसका। लेकिन वो पूर्णतया स्वतंत्र था, संतुष्ट था और सुखी था। इसीलिए रूसो ये कहता है कि प्राकृतिक अवस्था आदर्श थी। आदर्श किस दृष्टि से थी? कि यद्यपि मनुष्य पशु जैसा अकेला जंगली जीवन बिताता था, लेकिन उसका जीवन पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, संतुष्ट था, सुखी था। छोटे बड़े का कोई अंतर नहीं था। प्रत्येक मनुष्य दूसरे के समान माना जाता था। व्यक्ति को कोई चिंता नहीं थी इस अवस्था में। उसकी इच्छाएं बहुत कम थी, उसकी आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। तो व्यक्ति पूर्णतः संतुष्ट और सुखी था। तो रूसो ने इस आदिम प्राकृतिक अवस्था को आदर्श अवस्था कहा है। अब देखिए, ये प्राकृतिक अवस्था आदर्श थी। फिर क्या हुआ कि प्राकृतिक अवस्था समाप्त करके राज्य बनाना पड़ा? अब देखिए, रूसो का कहना है आगे कि धीरे धीरे क्या हुआ कि मानव जाति की संख्या बढ़ने लगी। दूसरी बात, क्लाइमेट में चेंज आ गए कि एक स्थान का क्लाइमेट अलग था, दूसरे स्थान का क्लाइमेट अलग था। तो लोगों का जो रहन सहन था वो चेंज हो गया। इससे क्या हुआ कि जो प्राकृतिक समानता अब तक बनी हुई थी, वो प्राकृतिक समानता समाप्त होने लगी। दूसरी चीज़ क्या हुआ? रूसो का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था की जो सुख शांति थी, उसको समाप्त करने का काम किया व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा ने। वो कहता है कि मानव मस्तिष्क में मोह ने जन्म ले लिया और व्यक्ति ये सोचने लगा कि जिस जमीन पर वो रहता है, यदि ये जमीन उसकी हो जाए तो उसके बच्चों को नई जमीन नहीं खोजनी पड़ेगी। और इसलिए रूसो ने कहा है, देखिए रूसो लिखता है, संपत्ति रूपी सर्प के पैदा होने से प्राकृतिक अवस्था की सुख शांति काफूर हो गई। तो ये जो संपत्ति की धारणा आती है, इस संपत्ति की धारणा के आने से ही जो प्राकृतिक अवस्था की सुख शांति थी वो समाप्त हो गई। यानी कि रूसो ये कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन जब संपत्ति का कंसेप्ट आ गया, व्यक्ति के मन में जब संपत्ति का मोह आ जाता है, तो ये प्राकृतिक अवस्था की शांति समाप्त हो जाती है। अब क्या हुआ कि प्राकृतिक अवस्था में भी संघर्ष प्रारंभ हो गया। संघर्ष कैसे प्रारंभ हुआ कि जो शक्तिशाली लोग थे उन्होंने अधिक भूमि पर अधिकार कर लिया, जो कमज़ोर लोग थे उनको कम भूमि मिली। तो इस तरीके से समाज में अमीर और गरीब दो वर्ग बन गए। अमीर लोग गरीबों पर अत्याचार करने लगे और गरीबों ने अमीरों के विरुद्ध षड्यंत्र करने प्रारंभ कर दिए। तो कुल मिला के हर जगह लूट खसोट, चोरी, हत्या, ये सारे अपराध शुरू हो गए और अंत में स्थिति बड़ी बेकार हो गई। तो इस दुर्व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों ने आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके राज्य बनाया। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से रूसो का जो प्राकृतिक अवस्था का चित्रण है वो प्रारंभ तो लॉक से होता है, जहाँ वो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था बड़ी अच्छी थी, लेकिन समाप्त हो जाता है हॉब्स पे, जहाँ हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में भी यही स्थिति थी कि सभी का सभी के साथ संघर्ष शुरू हो जाता है।
तो यहाँ भी अब क्या हुआ, आपस में संघर्ष शुरू हो गया। देखिए, रूसो ने ये जो प्राकृतिक अवस्था बताई है वो इसकी ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। रूसो ये कहता है कि ऐसी अवस्था न तो कभी थी और ना कभी होगी। लेकिन रूसो का ये मानना है कि यदि हम वर्तमान सामाजिक अवस्था को समझना चाहते हैं तो हमें ऐसी प्राकृतिक अवस्था की कल्पना करनी पड़ेगी। तो ये रूसो की प्राकृतिक अवस्था हमने देखी कि प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। रूसो कहता है आदिम प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी थी, ठीक है, लेकिन इस आदिम प्राकृतिक अवस्था की सुख शांति को संपत्ति रूपी सर्प ने समाप्त कर दिया और प्राकृतिक अवस्था में झगड़े शुरू हो गए। तो इस स्थिति को समाप्त करने के लिए व्यक्तियों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया और सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके राज्य की स्थापना करने के लिए वो प्रेरित हुए। अब राज्य की स्थापना कैसे होती है ये हम देखते हैं। देखिए, रूसो कहता है कि राज्य की स्थापना करने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा अपने सभी अधिकारों का समर्पण किया गया। ठीक है, तो सभी व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकारों का समर्पण कर दिया। ये हमने कहाँ देखा था, ये हमने देखा था हॉब्स में, कि हॉब्स में भी ये हुआ था कि सभी व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकारों का समर्पण कर दिया था। लेकिन अब देखिए, अधिकारों का समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया गया बल्कि मानव समाज के लिए किया गया। अब यहाँ हम हॉब्स से अंतर कर सकते हैं। हॉब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि व्यक्तियों ने अधिकारों को जो समर्पण किया था वो एक व्यक्ति या समूह के लिए किया था जिसे नाम दिया था लेवियाथन। लेकिन यहाँ क्या है, अधिकार जो सौंपे गए हैं किसी व्यक्ति को नहीं सौंपे गए हैं बल्कि पूरे मानव समाज को सौंपे गए हैं। अर्थात सभी व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकारों का समर्पण पूरे मानव समाज को कर दिया। अब इससे क्या हुआ, समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा पैदा होती है और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहते हुए कार्य करते हैं। अब क्या हुआ कि जब सभी व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकारों का समर्पण पूरे समाज को कर दिया तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक सामान्य इच्छा उत्पन्न होगी। जब सभी व्यक्ति अपने सभी अधिकारों का समर्पण पूरे समाज को कर देते हैं तो एक सामान्य इच्छा पैदा होती है और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अधीन रहकर कार्य करते हैं। देखिए, रूसो ने क्या कहा है। रूसो ये कहते हैं, रूसो के शब्दों की ही बात है ये, प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन समर्पित कर देता है और एक समूह के रूप में हम में से प्रत्येक व्यक्ति समूह के अविभाज्य अंग के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, प्रत्येक व्यक्ति अपना पूरा व्यक्तित्व और अपनी शक्ति को किसको सौंप देगा, सामान्य इच्छा के निर्देशन के अधीन सौंप देगा। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को और अपनी पूरी शक्ति को सामान्य इच्छा के अधीन सौंप देता है। ठीक है, व्यक्ति ने अपने सभी अधिकार सौंप दिए, किसको सौंप दिए, सामान्य इच्छा को सौंप दिए। अब चूंकि क्या है कि एक समूह के रूप में हम में से प्रत्येक व्यक्ति, चूंकि व्यक्ति उस समूह का भी अंग है, व्यक्ति ने अधिकारों का समर्पण किसको किया है, समाज को किया है, और व्यक्ति खुद भी समाज का एक भाग है। तो चूंकि व्यक्ति समाज का एक अंग है तो समूह के रूप में प्रत्येक व्यक्ति समूह के अविभाज्य अंग के रूप में अपने व्यक्तित्व और पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे, देखिए, व्यक्ति ने क्या किया, व्यक्ति ने अपने सारे अधिकार, अपनी सारी शक्तियां संपूर्ण समाज को सौंप दिए। अब चूंकि व्यक्ति उस समाज का अंग है इसलिए
समाज के अंग के रूप में वो उन अधिकारों को और उन शक्तियों को पुनः प्राप्त कर लेता है। अब रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता, इसमें हमें प्रत्येक व्यक्ति के दो रूप दिखाई देते हैं, एक व्यक्तिगत और एक समूहगत। कैसे? देखिए, समझौते में क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति ने अपने सभी अधिकारों का समर्पण कर दिया। अधिकारों का समर्पण किसी व्यक्ति को नहीं किया है बल्कि पूरे समाज को किया है। चूँकि व्यक्ति इस समाज का एक सदस्य है, इसलिए समाज का सदस्य होने के नाते व्यक्ति अपनी उन शक्तियों को फिर से प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ व्यक्ति के दो रूप हैं, एक व्यक्तिगत कि व्यक्तिगत रूप में तो व्यक्ति ने अपने सभी अधिकार सौंप दिए हैं समाज को, लेकिन समूह के अंग के रूप में व्यक्ति अपने उन अधिकारों को, अपनी उन शक्तियों को पुनः प्राप्त कर लेगा। दूसरी बात, समझौते से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं होगी बल्कि वह वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। रूसो ये कहता है कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है व्यक्तियों ने, इससे उनकी स्वतंत्रता सीमित नहीं होगी बल्कि उनको वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अब वास्तविक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त होगी? रूसो का ये मानना है कि वास्तविक स्वतंत्रता का मतलब होता है जनहित में कार्य करना, और जब व्यक्ति अपनी इच्छा से कार्य नहीं करेगा बल्कि जनहित के लिए कार्य करेगा तो वो वास्तव में वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। नेक्स्ट बात, समझौते के आधार पर हमने भी बताया कि ये जो समझौता होगा, इस समझौते से क्या बनेगी? सामान्य इच्छा बनेगी, और ये सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों के लिए सर्वोच्च होगी। सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अधीन रहकर कार्य करेंगे। नेक्स्ट है, सामान्य इच्छा सदैव न्याय युक्त होती है और उसका लक्ष्य होता है जनहित। रूसो ये मानते हैं कि ये जो सामान्य इच्छा बनी है ये हमेशा न्यायपूर्ण होती है और उसका लक्ष्य होता है जनहित, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपने हित के बारे में ठीक प्रकार से विचार नहीं कर सकता। व्यक्ति का हित किस में है? व्यक्ति का हित इसमें है कि वो सामान्य इच्छा के निर्देश के अनुसार कार्य करे। अब रूसो आगे लिखते हैं कि इस समझौते से क्या होता है कि मनुष्यों की स्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाता है। क्या परिवर्तन आता है? कि व्यक्ति के आचरण में प्राकृतिक शक्ति का स्थान न्याय ले लेता है और उसमें एक प्रकार की नैतिकता आ जाती है। अभी तक हम बात कर रहे थे प्राकृतिक शक्ति की, लेकिन जब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में क्या आ गया? न्याय आ गया और नैतिकता आ गई, क्योंकि अब व्यक्ति किसके अनुसार कार्य कर रहा है? अब व्यक्ति कार्य कर रहा है सामान्य इच्छा के अनुसार। सामान्य इच्छा हमेशा न्यायपूर्ण होती है, तो व्यक्ति के आचरण में न्याय आ जाता है, व्यक्ति के आचरण में एक नैतिकता आ जाती है। रूसो लिखते हैं, जो कुछ इस समझौते से मनुष्य खोता है वह है प्राकृतिक स्वतंत्रता और किसी भी वस्तु को पाने का असीमित अधिकार। रूसो कहता है कि इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट से व्यक्ति ने क्या खो दिया? व्यक्ति ने प्राकृतिक स्वतंत्रता खो दी, किसी भी वस्तु को पाने का असीमित अधिकार खो दिया। लेकिन अब उसे क्या मिल जाता है? और जो कुछ वह पाता है वह है सामाजिक स्वतंत्रता। अर्थात व्यक्ति ने प्राकृतिक स्वतंत्रता तो खोई है। प्राकृतिक स्वतंत्रता मतलब स्वच्छंदता, व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, तो वो तो व्यक्ति ने खो दिया। लेकिन अब उसको क्या मिल चुका है? अब व्यक्ति को मिल गई है सामाजिक स्वतंत्रता, अर्थात समाज के दायरे में रहकर स्वतंत्रता। और क्या मिल गया है उसको? अपनी वस्तुओं पर स्वामित्व। और क्या खोया? किसी भी वस्तु को पाने का असीमित अधिकार तो उसने खो दिया, लेकिन उसे अपनी वस्तुओं पर स्वामित्व अब मिल गया है। और देखिए अंतिम बात कि रूसो ने केवल सामाजिक समझौते को ही स्वीकार किया है, राजनीतिक समझौते को नहीं। इससे क्या अभिप्राय है
कि रूसो का जो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इससे किसी सरकार की स्थापना नहीं होती है, बल्कि इससे एक सामान्य इच्छा पर आधारित प्रभुत्व संपन्न समाज की स्थापना होती है। रूसो का जो समाज बना है, इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से सरकार नहीं बनी है, इससे समाज बना है। और ये जो समाज बना है, इसमें संप्रभु है सामान्य इच्छा, और ये सामान्य इच्छा हमेशा सर्वोच्च होगी, हमेशा न्याय युक्त होगी, असीमित होगी, अविभाज्य होगी और आदर्श होगी। तो रूसो की ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, इससे एक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना होती है, जिसमें संप्रभुता संपूर्ण समाज के पास है और शासन कार्य सामान्य इच्छा के आधार पर किया जाता है। ओके, थैंक्स।